हेलो गाइज, आई एम अक्षय कुमार एंड यू ऑल आर वाचिंग द सीडेटिव डॉक्टर। तो आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं ह्यूमन ब्रेन से रिलेटेड एक टॉपिक जिसका नाम है ट्रांजिएंट इस्चेमिक अटैक। ये एक ह्यूमन ब्रेन का डिसऑर्डर है और इसी के बारे में आज डिस्कस करेंगे। देखेंगे कि ये क्या होता है, ये कैसे होता है। अभी के समय में बहुत सारे पेशेंट्स में ये केस देखने को मिलता है। ठीक है, तो इसी के बारे में डिस्कस करेंगे आज। जैसा कि मैंने पहले बताया, ट्रांजिएंट इस्चेमिक अटैक ह्यूमन ब्रेन का एक कंडीशन है। ठीक है, और अगर इसे एक सेंटेंस में समझना हो कि ये क्या है तो उसके लिए इसके वर्ड पे पहले गौर कीजिए। ट्रांजिएंट, ट्रांजिएंट मीन्स सडन। इस्चेमिक, इस्चेमिक वर्ड इस्चीमिया से डिराइव्ड है। इस्चीमिया मतलब होता है लॉस ऑफ ब्लड सप्लाई या डिमिनिश्ड ब्लड सप्लाई। ठीक है, तो बेसिकली ट्रांजिएंट इस्चेमिक अटैक उस कंडीशन को कहते हैं जब ब्रेन में जितना डिमांड है ब्लड का उतना ब्लड सप्लाई ना हो, उससे कम ब्लड सप्लाई हो, यानी कि डिमिनिश्ड ब्लड सप्लाई हो ब्रेन में। ठीक है, उस कंडीशन को हम ट्रांजिएंट इस्चेमिक अटैक कहते हैं। तो ये तो हो गया कि बेसिक डेफिनेशन। ठीक है, अब देखिए हमारे ह्यूमन बॉडी में आर्टरीज हर ऑर्गन्स को ब्लड सप्लाई करते हैं। ठीक है, जो भी हार्ट से ब्लड पंप होता है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड, वो डिफरेंट आर्टरीज के थ्रू अलग अलग ऑर्गन्स में जाता है। फॉर एग्जांपल हार्ट को जो ब्लड सप्लाई करता है, हार्ट के मसल्स को जो ब्लड सप्लाई करता है वो है कोरोनरी आर्टरी। जैसे कि हमने पहले भी डिस्कस किया था हार्ट अटैक के केस में। वहाँ पे हमने डिस्कस किया था कि कोरोनरी आर्टरी में कुछ ब्लॉकेज हो जाए अगर, या फिर कोरोनरी आर्टरी से किसी भी कारण से ब्लड सप्लाई ढंग से ना हो पाए हार्ट में, तब हार्ट अटैक यानी मायोकार्डियल इन्फार्क्शन का केस होता है। सेम उसी तरह ब्रेन में जो आर्टरी ब्लड सप्लाई करता है उस आर्टरी का नाम है कैरोटिड आर्टरी। ठीक है, तो जब कभी कैरोटिड आर्टरी से सही अमाउंट में जितना नीड है ब्रेन को उतना ब्लड सप्लाई नहीं हो पाए, तब ट्रांजिएंट इस्चेमिक अटैक होता है। ठीक है, ब्लड सप्लाई कम होगा जब ब्रेन में, तो वहाँ पे ऑक्सीजन और न्यूट्रिएंट्स ढंग से नहीं पहुँच पाएगा और वो फंक्शन सही से नहीं कर पाएगा। ठीक है, इसीलिए जब कभी भी कैरोटिड आर्टरी से किसी भी रीजन के कारण ह्यूमन ब्रेन में ब्लड सप्लाई सही अमाउंट में नहीं हो पाए, जितना ब्रेन को डिमांड है ब्लड का उतना ब्लड वहाँ तक नहीं पहुँच पाए, तब उस कंडीशन में ट्रांजिएंट इस्चेमिक अटैक यानी कि TIA देखा जाता है। अब देखिए, ट्रांजिएंट इस्चेमिक अटैक और स्ट्रोक ये दो बहुत ही मिलता जुलता कंडीशन है ह्यूमन ब्रेन का, पर इस दोनों में थोड़ा सा अंतर है। वो अंतर क्या है वो समझिए। देखिए, सबसे पहले अगर स्ट्रोक का बात करें तो स्ट्रोक भी इस्चीमिया के कारण होता है, पर यहाँ पे दो बात है। पहला बात कि स्ट्रोक में पेशेंट बहुत लंबा सफर करता है, वो काफी दिनों तक रहता है स्ट्रोक। दूसरा बात कि स्ट्रोक के केस में पेशेंट्स के ब्रेन सेल्स यानी न्यूरॉन्स या ब्लड वेसल्स में, ब्रेन के ब्लड वेसल्स में डिस्ट्रक्शन होना शुरू हो जाता है, डैमेज होना शुरू हो जाता है, जो कि हमें क्लियरली CT स्कैन में दिख जाता है। पर TIA के केस में यानी ट्रांजिएंट इस्चेमिक अटैक के केस में कोई भी डिस्ट्रक्शन नहीं होता है, कोई भी डैमेज नहीं होता है ह्यूमन ब्रेन में। क्यों नहीं होता है? क्योंकि TIA यानी ट्रांजिएंट इस्चेमिक अटैक बहुत ही कम समय के लिए होता है। मतलब विद इन ए मिनट पेशेंट रिकवर कर जाता है उससे। पेशेंट को आप हॉस्पिटल लेकर जाएंगे तब तक रास्ते में ही पेशेंट नॉर्मल हो जाएगा और उसे कुछ याद भी नहीं रहेगा कि कुछ ऐसा हुआ भी था। तो यही बेसिक छोटा सा एक अंतर होता है ट्रांजिएंट इस्चेमिक अटैक और स्ट्रोक में। चूंकि ट्रांजिएंट इस्चेमिक अटैक का सिम्टम्स पूरा का पूरा मिलता जुलता होता है स्ट्रोक से, इसीलिए TIA को एक मिनी स्ट्रोक भी बोला जाता है। ठीक है, तो अब बात करते हैं ट्रांजिएंट इस्चेमिक अटैक के कॉज के बारे में कि ये क्यों होता है। ठीक है, तो जैसा कि मैंने पहले बताया था कि TIA क्या होता है। बेसिकली इस केस में ह्यूमन ब्रेन में जितना नीड है उतना ब्लड का सप्लाई नहीं हो पाता है। ठीक है, अब बात आती है कि ब्लड का सप्लाई क्यों नहीं हो पाएगा। क्योंकि कैरोटिड आर्टरी यानी कि जो आर्टरी ब्रेन में ब्लड सप्लाई करता है उसमें ब्लॉकेज हो सकता है। अगर उसमें ब्लॉकेज हो जाएगा तो फिर ढंग से ब्लड सप्लाई हो ही नहीं पाएगा ह्यूमन ब्रेन में। ठीक है, अब उसमें ब्लॉकेज क्यों होगा? ब्लॉकेज किसी भी कारण से हो सकता है, जैसे फैट्स और लिपिड्स के बढ़ जाने के कारण वहाँ पे वो जाके जम सकता है, या फिर थ्रोम्बस फॉर्मेशन हो सकता है, या फिर इम्बोलिज्म का फॉर्मेशन हो सकता है। इम्बोलिज्म मीन्स ऐसा कोई भी इनसॉल्युबल सब्सटेंस जो कि ब्लड में आ गया हो, उसके वो जाके ब्लॉक कर सकता है कैरोटिड आर्टरी को। ठीक है, या फिर ट्यूमर फॉर्मेशन हो गया हो नेक में या कहीं हेड में। ट्यूमर फॉर्मेशन के कारण क्या होगा कि वो कैरोटिड आर्टरी जो है वो दब जाएगा, दबने के कारण वहाँ से सही से ब्लड सप्लाई हो नहीं पाएगा। इसके बाद एन्यूरिज्म हो सकता है। एन्यूरिज्म मीन्स जो कैरोटिड आर्टरी है उसके किसी एरिया में वीकनिंग हो जाए तो उसके कारण भी ब्लड सप्लाई ढंग से नहीं हो पाएगा। फिर अगला आता है क्रोनिक हाइपरटेंशन, यानी कि अगर कोई पेशेंट काफ़ी लंबे समय से हाइपरटेंशन का पेशेंट है, मीन्स कि वो काफ़ी लंबे समय से हाइपरटेंसिव है, तो उस केस में क्या होता है कि जो ह्यूमन बॉडी का जो आर्टरीज है, सारे आर्टरीज का इलास्टिसिटी लॉस्ट हो जाता है, जिसके कारण भी ये हो सकता है। अगला क्या हो सकता है? अगला
कार्डियक आउटपुट ही अगर घट जाए, यानी कि जो हार्ट से ब्लड सप्लाई हो रहा है वही ब्लड पंप ही होना अगर उसका क्वांटिटी घट जाए तो उस कारण से भी हो सकता है। TIA का केस देखा जा सकता है। तो ये कुछ कॉमन कॉज हैं जिसके कारण ट्रांजिएंट इस्चेमिक अटैक होता है। इसके अलावा भी बहुत सारे कॉज और हो सकते हैं, ठीक है, पर ये मेजर कॉजेज हैं जिसके कारण ट्रांजिएंट इस्चेमिक अटैक होता है, ठीक है। अब आगे बात करें इसके सिम्टम्स के बारे में कि ट्रांजिएंट इस्चेमिक अटैक के पेशेंट्स में सिम्टम्स क्या क्या देखने को मिलेगा। तो सिम्टम्स जानने से पहले ये समझिए कि ट्रांजिएंट इस्चेमिक अटैक का जो सिम्टम्स होता है वो मैक्सिमम टू मैक्सिमम 1 से 2 मिनट तक ही दिखता है, ठीक है। देखिए, जो इस्चीमिया होता है ब्रेन में जिसके कारण कि ट्रांजिएंट इस्चेमिक अटैक आता है, ये इस्चीमिया होता है 5 से 15 सेकंड तक, ठीक है। 5 से 15 सेकंड के लिए इस्चीमिया होता है, लेकिन इसका सिम्टम्स दिखता है 1 से 2 मिनट तक। इसी कारण, चूंकि ये बहुत कम समय के लिए होता है, यही कारण है कि इस केस में कोई नर्व डैमेज या कोई भी न्यूरोलॉजिकल डैमेज नहीं होता है, ठीक है। अब इसके सिम्टम्स के बारे में बात करें कि अगर वो 1-2 मिनट में ही क्या क्या सिम्टम्स हमें दिख सकता है, तो देखिए, पेशेंट को लाइट हेडनेस लगेगा, पूरा एकदम हल्का हल्का सर लगेगा, ठीक। पेशेंट फेंट हो जाएगा, उसे चक्कर आएगा, हो सकता है विजन लॉस हो जाए, जिस भी साइड में अटैक हो उस साइड का विजन लॉस हो जाए टेम्प्रोरी, ठीक है, या फिर दोनों विजन भी लॉस हो सकता है टेम्प्रोरी कंडीशन पे। फेशियल वीकनेस हो जाए, वन साइडेड फेशियल वीकनेस भी हो सकता है, या तो राइट साइड का हो जाएगा या तो लेफ्ट साइड का हो जाएगा, ठीक है। माउथ में ड्राइनेस हो जाएगा, पूरा सूखा सूखा मुंह हो जाएगा। उसके बाद कुछ रिस्पायरेटरी डिस्टर्बेंस भी हो सकता है। पेशेंट अनकॉन्शियस हो जाएगा कुछ देर के लिए। उसके बाद फिर उस दौरान पेशेंट के साथ जो भी हो रहा है वो कुछ पेशेंट को याद नहीं रहेगा, उस दौरान का पूरा मेमोरी लॉस हो जाएगा पेशेंट का, ठीक। उसके बाद फिर पेशेंट में स्पीच डिस्टर्बेंस आना शुरू हो जाएगा कुछ देर के लिए। फिर अगर हम पेशेंट का पल्स और BP मेजर करेंगे तो वो पूरा इरेगुलर लगेगा। ये तो बात हुआ सिम्टम्स के बारे में। अब इसके कॉम्प्लिकेशन के बारे में बात करें तो कॉम्प्लिकेशन एक ही है इसका, जो है मेजर स्ट्रोक। देखिए, ट्रांजिएंट इस्चेमिक अटैक पेशेंट्स को बार बार आना ये इंडिकेशन है कि इन फ्यूचर उस पेशेंट को मेजर स्ट्रोक आ सकता है। इसीलिए ट्रांजिएंट इस्चेमिक अटैक को इग्नोर नहीं करना चाहिए। ट्रांजिएंट इस्चेमिक अटैक आए तो जल्दी से जल्दी डॉक्टर से कंसल्ट करना चाहिए, क्योंकि एक इंडिकेशन है कि आपको मेजर स्ट्रोक इन फ्यूचर आ सकता है जल्दी ही, ठीक है। अब इन्वेस्टिगेशन के बारे में बात करें अगर, तो इसमें हम सबसे पहले कैरोटिड आर्टरी कलर डॉपलर टेस्ट कराते हैं। इसमें हमें कैरोटिड आर्टरी का कंडीशन पता चलता है कि वो ब्लॉकेज है या नहीं है, कितना ब्लॉकेज है, ठीक है। उसके बाद ब्रेन का CT स्कैन कराते हैं, पर CT स्कैन क्लियर मिलता है। CT स्कैन में हमें कुछ नहीं मिलेगा अगर ट्रांजिएंट इस्चेमिक अटैक होगा तो। अगर स्ट्रोक हो तब उसमें ऑब्वियसली न्यूरॉन्स का डैमेज होना या फिर ब्लड वेसल्स का डैमेज होना सब कुछ हमें मिलेगा उसमें, पर ट्रांजिएंट इस्चेमिक अटैक में कुछ भी नहीं मिलेगा CT स्कैन में, ठीक। उसके बाद फिर एंजियो MRI ये कराते हैं ब्रेन का। उसके बाद फिर लिपिड प्रोफाइल टेस्ट कराते हैं पेशेंट्स का। लिपिड प्रोफाइल टेस्ट के बाद ब्लड शुगर टेस्ट, सीरम सोडियम, सीरम पोटेशियम, सीरम कैल्शियम, सीरम मैग्नीशियम और फिर थायराइड फंक्शन टेस्ट, ये सारे कुछ कॉमन टेस्ट हैं जो कि इसमें प्रिस्क्राइब किए जाते हैं। अब बात करें मैनेजमेंट के बारे में, तो मैनेजमेंट के लिए सबसे पहले पेशेंट को हम बेड रेस्ट देते हैं, यानी कि जब भी पेशेंट को ऐसा कुछ ट्रांजिएंट इस्चेमिक अटैक का कंडीशन आए तो उस दौरान कंप्लीट बेड रेस्ट देते हैं। उसके बाद अटैक के बाद हम पेशेंट को ये सलाह देते हैं कि स्मोकिंग को अवॉइड करें, वो फैटी डाइट को कम करें, स्ट्रेस कम लें, और फिर अगर ब्लड प्रेशर के पेशेंट हैं तो उनमें हाइपरटेंशन का मैनेजमेंट किया जाता है, हाइपरटेंशन का ड्रग चलाया जाता है। तो इसके अलावा हम पेशेंट को रेगुलर एक्सरसाइज, योगा और मेडिटेशन करने का भी सलाह देते हैं, ठीक है। तो ये एक शॉर्ट में डिस्कशन हुआ ट्रांजिएंट इस्चेमिक अटैक के बारे में, ठीक है, जिसमें मैंने बताया कि ट्रांजिएंट इस्चेमिक अटैक क्या होता है, ये क्यों होता है, ट्रांजिएंट इस्चेमिक अटैक और स्ट्रोक कैसे रिलेटेबल है, कैसे मिलता जुलता है दोनों, तो और दोनों में क्या बेसिक डिफरेंसेस हैं, TIA क्यों होता है, इसमें क्या क्या सिम्टम्स होते हैं, क्या कॉम्प्लिकेशंस हो सकते हैं और क्या क्या मैनेजमेंट है इसके, ठीक है। तो ये सब हमने इस वीडियो में डिस्कस किया। आई होप आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा हो, ठीक है। अगर आप लोगों को कोई भी डाउट है इस टॉपिक से तो आप हमें कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं या फिर हमारे इंस्टाग्राम पे DM कर सकते हैं। हमारा यूज़र नेम इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया है, आप वहाँ पे हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं इंस्टा पे, ठीक है। अगर डाउट्स के अलावा अगर कोई टॉपिक हो जिस पर आप एक्सप्लेनेशन चाहते हैं तो आप वो भी हमें सजेस्ट कर सकते हैं। वी विल मेक श्योर कि उस टॉपिक पर भी वीडियो मैं बनाऊँ। तो आज के लिए बस इतना ही, अब मिलते हैं अगले वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बी हैप्पी एंड बी सेफ।